नमस्ते एवरीवन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। आज फिर से इस बार जो 3 जेआरएफ कैंडिडेट हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड, नलिनी जी, संजू, रितिका जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। और लिसनर्स या फिर जो भी ऑडियंस इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जेआरएफ वही एग्जाम है जिसके लिए नेशनल लेवल का एग्जाम, जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे अटेम्प्ट से प्रिपेयर करते हैं। जेआरएफ जो लेके आना एक बहुत ही अपने आप में चैलेंजिंग होता है। नेट भी चैलेंजिंग होता है, तो सर नेट से तो जेआरएफ की बात वाकई और भी हायर है। तो हम एक एक करके आप लोगों के सामने जो है आप लोगों का, जैसे संजू जी हैं, नलिनी या फिर रितिका जी, आप लोगों से साक्षात्कार में करवाऊंगा। मैं सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या कैसा फील कर रहे हैं आप लोग तीनों, एक एक करके बताइए। नलिनी जी, संजू जी। सर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। मतलब जब मैं पिछली बार की बात बताऊं तो जब मैं इंटरव्यूज देखा करती थी जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट के, तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब कैसा फील करते होंगे ये लोग, और एक्चुअली वो आज मैं खुद फील कर रही हूँ। मतलब सर वर्ड्स में बता नहीं सकते। ओके, वेरी गुड। हाँ संजू जी। पहले ऐसा लगता था कि जेआरएफ होता होगा तो पता नहीं कैसा लगता होगा, बहुत मुश्किल होता होगा, बट सर अब ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी और थोड़ा सा हार्डवर्क अगर हम करें, टाइम दे अपना, तो सर हो सकता है। तो अब ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ तो बाकी लोग भी कर सकते हैं सर, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। रितिका जी, क्या आपने जेआरएफ जब हुआ तो सबसे पहले आपको कैसा लगा, और क्या आपने मम्मी पापा को बताया तो फिर उनका कैसा रिएक्शन था? जाहिर सी बात है। सबसे पहले मतलब कि जब आंसर की आई थी तो भी मैं थोड़ी सी नर्वस थी कि पता नहीं अगर कहीं थोड़ा 1-2 पॉइंट भी जो है कट ऑफ ऊपर चले गई ना तो फिर क्या होगा, वो थोड़ा सा डर था। लेकिन जब रिजल्ट निकला तो मैं खुश तो हुई, पर थोड़ा सा नॉर्मल थी कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर मैंने पापा को फोन किया तो बताया तो वो बहुत खुश थे। वो एक्चुअली इतने ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, तो मैंने बताया तो बोले अच्छा, अच्छी बात है। फिर माँ को बताया तो उन्होंने भी बोला कि चलो अब तो तुम खुश हो ना। तो मेरे लिए बहुत ही मिक्स रहा है इमोशन, कि मैं खुश हूँ कि नॉर्मल रहूं तो समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। लेकिन अब लग रहा है कि हाँ, जब सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो लग रहा है हाँ चलो कुछ तो अचीव कर लिया लाइफ में। वो सारी आप लोगों की मेहनत की बदौलत है। लेकिन ये जो जर्नी जो रहती है वो कितनी आसान और किस किस तरीके के चैलेंजेस जो है वो फेस करना होता है, एक एक करके आप लोग बताइएगा। हम लोग संजू जी से स्टार्ट करेंगे। सर स्टार्टिंग में एक तो जैसे मेरे को पहले पता नहीं था कि नेट क्या होता है। मेरे को मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पता लगा, ओरिएंटेशन के टाइम टीचर्स ने बताया कि आगे आप ये करियर अपॉर्चुनिटीज है, आपका पीजी कंप्लीट हो जाता है। तब सर पहला फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए फैब में फर्स्ट कोरोना के टाइम मैंने फॉर्म फिल किया कि ठीक है, क्योंकि सर मेरे को शुरू से इंटरेस्ट था कि नोट्स बनाना, बच्चों को पढ़ाना, बट ये नहीं पता था कि मैं अपने इंटरेस्ट को कोर इंटरेस्ट में कन्वर्ट करके प्रोफेशनलिज्म में भी जा सकती हूँ। फिर सर कोरोना के टाइम में खुद को टाइम दिया, तब पता लगा, नेट का फॉर्म भी भरा हुआ था, तब पढ़ाई करी, तो सर तब पता लगा कि मैं इसको एज अपना ड्रीम बना सकती हूँ। क्योंकि जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं तो हमें लगता है मैं एंकर बनूंगी, क्योंकि हम ये चीज को नहीं सोचते कि मैं प्रोफेसर भी बनूंगी। मेरे को हमको लगता है एंकर बनूंगी, टीवी में जाऊंगी, रेडियो जॉकी बनूंगी। बट फिर सर धीरे धीरे जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तब मेरे को टीचर्स भी बोलने लगे सिर्फ नोट्स बनाने से तुम्हारा क्या होगा, सिर्फ बच्चों को पढ़ाने से तुम्हारा क्या होगा, तुम अपने प्रैक्टिकल नॉलेज तो बढ़ाओ। इससे पीजी के टाइम पता चला कि मैं अपनी नोट्स बनाने वाला इन सब हैबिट्स को खुद को एकेडमिक में सर्व कर सकती हूँ, नेट करके और जेआरएफ करके। तो सर फिर पीजी के टाइम पे टीचर्स ने मेरे को एनलाइट किया, उन्होंने बताया कि नेट होता है। फिर सर चैलेंजेस ये सामने आए कि उन्होंने तो बता दिया, बट शुरू कैसे करूँ ये समझ नहीं आ रहा था कि स्टार्टिंग कहाँ से करूँ। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे। सबसे पहला वीडियो सर आपका ही देखा मैंने, क्योंकि मास कॉम ऐसा सब्जेक्ट है कि अभी बहुत कम रिसोर्सेज है। आपके आने के बाद तो उससे बहुत बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। उससे पहले 2 साल पहले की बात करूँ, 1.5 साल पहले की बात करूँ, तो यूट्यूब पे भी सिर्फ फर्स्ट पेपर को बहुत सारे कंटेंट है, अनअकैडमी भी है, बट सेकंड पेपर का इतना नहीं था। तो सर जो भी कंटेंट था फर्स्ट पेपर का वो मैंने 2-3 टीचर्स को पढ़ा अनअकैडमी पे। फिर मेरे को समझ में आने लगा कि हाँ, यहाँ ये टीचर से या इस फैकल्टी से मेरे को कनेक्ट रहना, यहाँ से मेरे को करना है। तो सर फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम आएंगे 2020 इसके ऊपर टाइम किया। संजू जी। पूछे, हम लोग बात करेंगे कि पेपर 1 पेपर 2 किस तरीके से करना है। जी। नलिनी आप बताइए कि जो ये जो पूरी जर्नी है ना,
उसमें किन किन तरीके के चैलेंजेस आपको आए सामने, और उन चैलेंजेस को बीट आपने कैसे किया? सर चैलेंजेस का ये था कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें सेकंड पेपर की वजह से मेरा सारा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि सेकंड पेपर में मेरे ओनली 40 क्वेश्चन सही हुए थे और बाकी फर्स्ट पेपर सही था। तो उसका फायदा मैंने उठाया, मेरा फर्स्ट पेपर सही था, उसका फायदा मैंने उठाया था नेक्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब इस बार वाले अटेम्प्ट में। और फिर मतलब जब पिछली बार का जब मेरा रिजल्ट आया और सेम डे, आई थिंक 1 दिसंबर को, सेम डे मैंने आपको ज्वाइन किया था। एंड मुझे कुछ दोस्तों ने बताया था, निशान, बोनिका ने, कि नहीं ज्वाइन कर लो। मेरे साथ थोड़ी फाइनेंशियल इशू भी था, तो मैंने ये पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वेस्ट ऑफ मनी तो नहीं लग रहा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा, ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो फिर मैंने आपको ज्वाइन किया एंड फिर मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी। सारी चीजें सही चल रही थी। फिर फैमिली में एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी आ गई, मतलब कि मेरे भाई की डेथ हो गई एंड फिर बहुत सारी दिक्कतें। तो मुझे नहीं लगा था कि मैं इस सब से बाहर निकल पाऊंगी और मैं अपनी स्टडी फिर से स्टार्ट कर पाऊंगी। बट सर, मेरे फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरा बहुत 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 जितना पॉसिबल था उतना ज्यादा सपोर्ट किया और मुझे उस चीज से बाहर निकाल के और फिर से मुझे स्टडी में वापस लेके आए और देन फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। एक अपने आप को खोना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। रितिका जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो पूरी जर्नी रही है ना, हर एक व्यक्ति की जर्नी अलग होती है और अपने आप में बिल्कुल अलहदा होता है। वो सारी संघर्षों की कहानी भी है और मुझे लगता है कि हर एक सफलता कहानी संघर्षों की कहानी होती है। आपको किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है, वो बताइए। सर स्टार्टिंग में तो मुझे नेट जेआरएफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि कैसे स्टार्ट करना। बहुत ही कंफ्यूजन थी। सिलेबस खोलती थी तो समझ में नहीं आता था कि इतना वास्ट सिलेबस है, कैसे पढ़ूंगी, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आता था। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट किया। तो फिर थोड़े दिनों के बाद मुझे पेपर 1 के बारे में पता चला कि हाँ, यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं कुछ, वहां से आप कर सकते हो। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है कि सेकंड पेपर के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, सिलेबस इतना वास्ट। और मेन प्रॉब्लम ये थी कि हम जो मास्टर में पढ़ते, एक तो मैंने डिस्टेंस से किया था पोस्ट ग्रेजुएशन, तो थोड़ा सा इशू और था क्योंकि मेरी इतनी पढ़ाई हो नहीं पाई थी। तो अब मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं कैसे करूँ सिलेबस कवर। तो मैंने फिर सिलेबस निकाला, उसको रीड किया कि कहाँ से क्या मिल सकता है। तो मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट किए, पर फिर वो इतना हो नहीं पाता क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए। और ये भी लग रहा था, मन में आ रहा था कि पता नहीं वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं है कि ये पढ़ लिया और इसका कोई मतलब ही ना रहे। तो फिर काफी थोड़ा सा डिप्रेशन भी आने लगा था कि पता नहीं कैसे होगा, क्लियर होगा कि नहीं होगा। फिर सडनली बहुत सर्च करते करते क्लासेस के बारे में आपके पता चला, तो फिर उस दिन तो मुझे बहुत खुशी मिली थी कि फाइनली चलो कोई क्लासेस पता चली है, अब फिर शायद कुछ आगे प्रोग्रेस हो सकती है। और बात करूं चैलेंजेस की, तो मेंटल प्रॉब्लम ज्यादा होती है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको फील होगा कि आप पता नहीं सही कर रहे हो कि नहीं, आपका पाथ सही है कि नहीं, डिप्रेशन आ जाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम पे फिर बहुत ही हिम्मत बना के रखना और करना कि हाँ हो जाएगा, उससे ना बहुत ही बड़ा चैलेंज है मेरे लिए तो। और अच्छा, मेरी ऐसे मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुझे सुबह उठा नहीं जाता। और मैंने उस प्रॉब्लम को अपनी रिप्लेस किया अपनी स्टडी से कि नहीं, मुझे करना है, मुझे ज्यादा क्लियर करना है, तो मुझे 5 बजे उठ के पढ़ना ही है। तो मेरे लिए वो बहुत ही खुशी की बात थी और स्ट्रगल भी था कि सुबह उठो, कैसे उठना है। बिल्कुल। अच्छा, वो डिप्रेशन वाला शब्द जो आपने कहा ना, उससे फिर कैसे अपने आप को बाहर निकालते हैं जब भी कभी ऐसा होता है? सर मुझे ना, मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं ना बहुत ही ओवर थिंकिंग करने लगती हूँ चीजों की। एक चीजों को दूसरे चीज से को रिलेट करके बहुत ही डीप में चली जाती हूँ। तो ऐसा फिर होता है कि मैं तो अभी कुछ नहीं कर पाने वाली। तो उसके लिए क्या होता है कि मैं क्या करती थी, मैं इंटरनेट से बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स निकालती थी या पोएम सुनती थी। तो उस कोट्स को मैं ड्रॉ करती थी, हैंड ड्रॉ करती थी और उसको अपने स्टडी टेबल के सामने लगा देती थी
कि हाँ, और मैं इसको रोज देखती थी। फिर बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस होते थे, सॉन्ग्स होते थे, तो उनको सुनती थी कि हाँ, कर सकती हूँ। एक टाइम होता है कि भाई सब लोग लो फील करते हैं, पर हर टाइम ऐसा नहीं हो सकता। आपका भी टाइम आएगा, तो आप लगे रहो बस। क्या बात है, बहुत अच्छा। संजू, क्या आपके सामने कभी ऐसा सिचुएशन आया कि आप बिल्कुल डिप्रेस्ड फील कर रही हो और आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, और फिर फिर से उन परेशानियों से किस तरीके से बाहर निकालती हैं अपने आप को? जी सर, ऐसा हुआ था कि दोबारा फैब में फॉर्म आए थे इस बार वाले। पिछली बार मैंने नेट क्लियर हो गया था, बट इस बार जेआरएफ की ट्राई कर रही थी। तो सर जैसा सेकंड वेव आई थी, बहुत ही फीवर थी, तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी। तो उस टाइम पूरा अप्रैल में नहीं पढ़ पाई थी। एग्जाम फिर पोस्टपोन हो गए थे, तो पूरा अप्रैल और हाफ में मेरा चला गया था। मेरे खुद की कोरोना हो गया था, तो सर वो सिचुएशन, मतलब ठीक होने के बाद में भी मन नहीं कर रहा था कि मैं कैसे पढूं, क्योंकि वो वाला फेज जा ही नहीं रहा था दिमाग में से कि मम्मी इतनी मुश्किल से ठीक हो पाई थी, तो ऐसा लग रहा था कि कैसे। बट फिर सर ये स्टार्ट किया, तो मैंने ये सोचा, मतलब ये सबसे बड़ा जो मैंने नोटिस किया कि अगर कंसिस्टेंट रहते हैं ना सर, तो धीरे धीरे अपने आप इंटरेस्ट बनता जाता है। स्टार्टिंग में टाइम लगता है कंसिस्टेंसी लाने के लिए भी, पर सर मैं अपना टाइम टेबल बनाती थी कि मेरे को जैसे स्कोर 200 है सेकंड पेपर का, और फर्स्ट पेपर का 100 है, तो मेरे को डबल टाइम देना है, क्योंकि स्कोर दोनों का अलग अलग है। तो सर अगर मैं 1 घंटा भी पढ़ती थी फर्स्ट पेपर, तो मेरा डिसाइड रहता था कि मुझे 2 घंटा सेकंड पेपर पढ़ना ही है। फिर सर धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम पास आता गया, मेरे वो 2 घंटे से 4 घंटे होते गए। ऐसे करके फिर सर 10 आवर्स में देती थी। लास्ट के 2 मंथ में मैंने 10 आवर्स तो दिए हैं स्टडी को। तो सर वो कंसिस्टेंसी बन गई, और चैलेंजेस अपने आप अपॉर्चुनिटीज में बदलते गए, और सर हो गया चैलेंज। बहुत अच्छा। नलिनी जी, जो आपने बताया वो बहुत बड़ा एक जो बहुत बड़ा आप यूं कहें कि लॉस, उसके बाद से अपने आप को यहाँ पे निकालने में आपके दोस्तों ने मदद करी, लेकिन फिर भी आपने जो चैलेंजेस ये फेस किया, उसके बाद से फिर से स्टडी में जुटना, वो कितना बड़ा चैलेंज रहा, और फिर उस चैलेंज को आपने जाहिर सी बात है बीट किया है, तो उसमें फिर क्या आपको सीखने को मिला? सर उसमें क्या था कि मई में हम लोग का एग्जाम होने वाला था, एंड वो एग्जाम पोस्टपोन हो गया, और उसके बाद मेरी फैमिली में ये सारी चीजें हो गई। फिर अब मुझे मेरी फैमिली को संभालना था, एंड मुझे सारे काम करने थे, लाइक कि मुझे मम्मी की जगह मुझे घर संभालना था, मुझे पापा की जगह जॉब करनी थी। भैया मेरे ओनली अर्निंग मेंबर थे मेरी फैमिली के। तो वो सारी चीजें, मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट घर को, एंड मेंटल सपोर्ट, और खुद को भी संभालना, एंड पढ़ाई कंटिन्यू रखना, सब बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। एंड उसमें क्या था, मेरे को लगा था कि मैं नहीं स्टार्ट कर पाऊंगी। मतलब मेरे को लगा था कि मैं लिटरली मैं छोड़ रही हूँ। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से बोला कि मैं गिव अप कर रही हूँ, मैं नहीं स्टार्ट कर रही। लेकिन फिर मेरे दोस्तों ने, मतलब निशांत ने, नीतीश ने, इन सारे लोगों ने, मतलब लिटरली मुझे बहुत संभाला, और बहुत मुझे ट्रैक पर ये लोग लेके आए। वो एंड सर निशान, उसके बाद मैंने धीरे धीरे, हाँ सर, मैं इन लोगों को धीरे मैं धीरे, जानता हूँ। जब पहली बार मैंने क्लास स्टार्ट किया था जूम पे पढ़ाना, तब से शुरू से जुड़े रहे ये सारे लोग, और हाँ सर, इसको जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसमें आप सभी लोगों ने, मतलब सब लोगों ने मिलके माउथ पब्लिसिटी करी कि सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो धीरे धीरे लोग यहाँ पे आप लोग कनेक्ट हुए, और बहुत सारे लोग और भी कनेक्ट हो ही रहे हैं। लेकिन वो वही बात है कि उन्हीं दोस्तों के बारे में जिक्र कर रही है नलिनी जी, तो एक पूरा स्टडी जो ग्रुप बना ना, वो आप मुझे लगता है कि बहुत फायदेमंद रहा है ना? हाँ सर, ग्रुप स्टडी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। मतलब कि मुझे ऐसा सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरी जो रियल लाइफ के जो फ्रेंड्स है, मतलब कि जिनसे मैं मिली हूँ, जिनके साथ मैं रही हूँ, वो जो मेरे दोस्त थे वो मुझे छोड़ के चले गए। एंड उसके बाद मेरी लाइफ में मेरे वो दोस्त आए जो मेरी लाइफ में पहले कभी नहीं थे, एंड मैं इनसे कभी मिली भी नहीं, अभी तक नहीं मिली। और उन्होंने मुझे इतना ज्यादा मुझे सपोर्ट किया कि मुझे, मतलब मैं फिर से स्टडी पे आई, एंड मैंने अपनी पूरी पढ़ाई करी, मतलब फिर से। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो अब मैं फिर से आपसे यही जानना चाहता हूँ कि जो पढ़ने का बाद में फिर से आपने जो स्टार्ट किया, फिर उसके पहले, मतलब वो ट्रेजेडी के पहले और बाद में, आप लगभग कितना समय देती थी पेपर 1 और पेपर 2 को, और क्या स्ट्रेटेजी थी? क्या आपके वीक पॉइंट थे, और क्या आपने किस पे ज्यादा आपको लगता था कि मुझे ये बहुत मेरा स्ट्रॉन्ग? सर मेरा स्ट्रॉन्ग पेपर 1 था, और पिछले वाले एग्जाम में जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, उसमें भी मेरा पेपर 1 में मैंने काफी अच्छा स्कोर किया था। तो इसका फायदा मैंने उठाया कि पेपर 1 जो मेरा है वो मेरा स्ट्रॉन्ग बना रहे।
एंड देन फिर मैं आपसे स्टडी किया करती थी, तो बहुत सारे पॉइंट्स, जैसे कि पहले क्या था कि लास्ट एग्जाम जब मैंने दिया था तो ये पता ही नहीं था कि मतलब पढ़ भी सकते हैं इसको। ऐसा लगता था कि नहीं, जो मास कम्युनिकेशन में जो नेट और जीआरएफ क्लियर होता है ना, वो बस लक होता है और कुछ नहीं होता है। मतलब पता ही नहीं है कि ऐसे भी ये कहाँ से पढ़े, ये क्या चीजें हैं, कुछ नहीं पता है। फिर जो ऑर्गेनाइज पूरा मटेरियल मिला और जो पूरा सीक्वेंस में 1 बाय 1 करके आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको किया, तो लगा कि हाँ, इसको पढ़ा जा सकता है, इतना भी टफ नहीं है मास कम्युनिकेशन। एंड फिर उसके बाद फिर वो मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की, और मैं अपना बराबर टाइम दिया करती थी। जब मेरे घर ट्रेजेडी से पहले मैं बराबर टाइम दिया करती थी, एंड ट्रेजेडी के बाद मैंने क्या किया कि मैं पढ़ाई तो मेरी काफी डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब कि लगभग 3-4 महीने मेरी पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। एंड उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि जी हाँ सर, हाँ उसके बाद एंड उसके बाद क्या किया मैंने कि मैंने खुद से अपने पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग किया, एंड दोस्तों की मदद से पेपर 2 का रिवीजन करती गई। पढ़ी थी चीजें, बहुत ज्यादा डीप नहीं था, लेकिन फिर भी बेसिक सारी चीजें एकदम मतलब ठीक ठाक थी, और रिवीजन किया, और जो चीजें जितनी एक्स्ट्रा पढ़नी चाहिए थी उसको तैयार किया। और साथ में मेरी जॉब भी चला करती थी, तो मेरे को बहुत कम टाइम मिला था। तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करूं, मतलब कि नींद अगर मैं 4-4.5 घंटे की नींद लूं, तब जाके मुझे 6 घंटे पढ़ने का टाइम मिला करता था। और केवल 6 घंटे के टाइम के लिए मुझे 4-4.5 घंटे सोने पड़ते थे। और अगर मैं पूरे 6 घंटे सो रही हूँ तो फिर मुझे पढ़ाई का टाइम और भी कम मिलता था। मतलब 9 to 5 की जॉब, एंड उसके बाद फिर घर संभालना, एंड मतलब सारी चीजें, और फैमिली के साथ ही बैठना, क्योंकि वो लोग भी काफी मेंटली एकदम से वीक हो गए थे। तो इस तरीके से बहुत सारे चैलेंजेस थे। चलिए, तो ये जो चैलेंजेस हैं उसको फेस करते हुए आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आगे और भी बहुत सारे रास्ते अभी तय करने हैं। मैं रितिका जी से आपसे जानना चाहता हूँ कि जो पेपर 1 और पेपर 2 की जो स्ट्रेटजी रहती है, आपको क्या लगता है कि किस पेपर को कितना समय देना चाहिए और आपने कितना दिया? सर मुझे ऐसा लगता है कि पेपर 1 को ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर 2 आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता। तो पेपर 1 थोड़ा फिक्स होता है कि हाँ, मैथ्स के इतने क्वेश्चन आएंगे और इसी में से आएंगे, ऐसे ही आएंगे। तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप पेपर 1 अच्छा कर लो अगर आप, तो पेपर 2 को थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने पेपर 1 को थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखा कि मैंने मैथ सेक्शन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया, अच्छे से प्रैक्टिस की कि मेरे सारे मैथ क्वेश्चन ऑलमोस्ट सही रहे, और हुए भी। 1-2 गलत थे, शायद एक गलत थे, ऑलमोस्ट सारे सही थे। तो मैंने अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया। उसके बाद मैंने कॉम्प्रिहेंशन की बहुत प्रैक्टिस की, ताकि मैं कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे से मार्क्स गेन कर सकूं, क्योंकि वो मार्क्स गेनिंग भी होते हैं और इजी भी होते हैं अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो। और उसके साथ आप आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड को भी अगर आप टाइम दे तो इजिली आप कर सकते हो। बात करें पेपर 2 की, तो वो थोड़ा सा टफ लग सकता है स्टार्टिंग में अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ाई की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिट 1 अगर उसको आप अच्छे से पढ़ लो तो आपका 40% जो है प्रिपरेशन होने वाली है। मैंने यूनिट 1 को बहुत ही डीपली पढ़ा था, उसके रिवीजन मैंने 7 to 8 टाइम्स किए थे। और उसके बाद मैंने फिर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और रिसर्च वाली यूनिट को बहुत ही डीपली और अच्छे से समझ के पढ़ा था, क्योंकि ये सारे यूनिट्स बहुत ही मार्क्स गेनी है। तो अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। और बात करूं, मैंने एक अच्छी चीज ये की थी कि जब भी मैं क्लास करती थी तो मुझे, जैसे कि आप कुछ बोल रहे हैं या फिर कोई पेपर 1 के लिए भी मैंने ये किया कि अगर टीचर कुछ बोल रहा है तो मैंने उस लाइन को कॉपी में लिख लिया कि हाँ सर ये बात बोली जा रही है। तो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता अभी मुझे याद है, लेकिन रिवीजन के टाइम मैं भूल जाऊंगी। तो अगर वो बात कोई लिखी होगी ना तो मैं पढ़ लूंगी, तो मे भी एग्जाम टाइम पे ऐसा हो कि मुझे वो बात ही याद आ जाए। मतलब किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ एग्जांपल दिया जा रहा है तो वो एग्जांपल भी आपने लिख लिया कि हाँ वो किस मैंने वो बात भी लिख दी। गई। हाँ, अगर आपने कोई बात भी बोली ना तो मैं इस बात को वर्ड पे वर्ड लिख देती थी कि इससे ये ना एक अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज को याद रखने का, और मुझे याद रहती थी। एग्जाम के टाइम पे बहुत सारी ऐसे सिचुएशन आई थी कि मुझे समझ में नहीं आया था, कंफ्यूज हो रही थी, बट वो बातें याद रहती थी ना, तो हाँ मैं कोरिलेट करके मतलब आंसर कर देती थी।
तो ये तो मुझे लगता है कि लोगों को सबको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैंने ना इससे बहुत कुछ गेन किया। वेल डन, वेल डन। संजू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ये पर्टिकुलर जो पेपर 1 और पेपर 2 है ना, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 को आपने कितना वेटेज दिया, और किस तरीके से कौन सा यूनिट जो है आपको लगता है ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा यूनिट कम इम्पोर्टेंट है, और उन यूनिट्स को आपने किन किन मटेरियल को रेफर किया, आप ये बताइए। सर मेरे साथ उल्टा था, जैसा ऋतिका के साथ था, उनका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, मेरा सर मैथ्स बहुत वीक था। लास्ट अटेम्प्ट में भी मेरे मैथ्स के क्वेश्चन गलत हुए थे, और इस बार भी सर मेरे सारे 10 क्वेश्चन थे, सारे गलत थे। उन 10 के अलावा बाकी सब मेरे सही हुए इस बार। तो सर मेरा शुरू में कितना भी प्रैक्टिस कर लूँ सर, वो सॉल्व करते टाइम गलत हो जाता था। तो मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मेरा नहीं हो पा रहा है तो बाकी जो यूनिट है मैं उनको स्ट्रॉन्ग करूँ। तो सर मेरी टीचिंग मतलब थ्योरेटिकल जितने भी यूनिट थी उनको सर स्ट्रॉन्ग करा, और आईसीटी और हायर एजुकेशन पे थोड़े बहुत करंट अफेयर्स पढ़े, क्योंकि उसमें आ जाते हैं, जैसे डेट्स आ जाती है, हम देखते हैं उसके अंदर एनवायरमेंट वाली यूनिट के अंदर डेट्स आ जाती है, डेट पूछ ली किसी भी डे की, तो वो सर थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग किया मैंने। बाकी सर मैथ्स मैंने प्रैक्टिस करी, बट मैंने बहुत ज्यादा उस पर टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा नहीं हो पा रहा था उससे। तो मैंने सोचा इससे अच्छा मैं बाकी मेरी यूनिट स्ट्रॉन्ग करूँ, और सर मैंने मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग किया, तो उसमें मेरे पूरे करेक्ट हुए। पेपर 2 में भी मेरा करेक्ट हुआ। मैं दोनों पेपर के लिए अलग अलग सर करती थी प्रैक्टिस, इसके लिए भी करती थी अलग प्रैक्टिस, और सेकंड पेपर के लिए भी पैसेज की प्रैक्टिस करती थी। और सेकंड पेपर में सर मैंने भी फर्स्ट यूनिट को ज्यादा वेटेज दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन होते ही है, वो किया। और सर मैंने मीडिया एथिक्स का। हाँ, अभी थोड़ा सा रुकेंगे, अभी संजू का जो है माइक थोड़ा सा ऑफ हो गया है। नलिनी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ये फिर से आपके पास आएंगे संजू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नोट्स, क्या आपको लगता है नलिनी कि आप नोट्स इंपॉर्टेंट है? अगर आपको ऐसा लगता है तो क्या आपने नोट्स बनाए और किन तरीके से बनाए? जी सर नोट्स बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप हमेशा क्लास में ये कहा करते थे कि नोट्स का मतलब है जेआरएफ, नो नोट्स नो जेआरएफ। तो इस चीज को मैंने फॉलो किया, और मैंने कई कई तरीके से नोट्स बनाए थे। जैसे कि पहले एक बार जब पहली बार सारे यूनिट्स मैंने पढ़े, तो उसमें सारे टॉपिक जितने थे उसको मैंने अच्छे से उसमें मेंशन किया। एंड उसके बाद मैंने उनको छोटे छोटे उन टॉपिक्स को मैंने सब टॉपिक्स में एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में उनको डिवाइड करके, जैसे कि पहली बार जब मैंने नोट्स बनाए तो मान के चलिए कि के मेरे नोट्स बने थे। एंड दूसरी बार जब मैंने उन्हीं नोट्स से मैंने फिर दूसरी बार नोट्स बनाए रिवीजन के लिए, तो वो मेरा 2 पेज का था। एंड इसी तरीके से ये काम मैंने हर यूनिट के साथ किया। पहली बार और आपने दूसरी नोट्स चीज ये बनाए सर तो कि मैं कितने पेज बने? पहली बार आपने नोट्स बनाए तो कितने पेज? करीब करीब सर 20-25 पेज के, हाँ फर्स्ट यूनिट के 20-25 पेज के मेरे नोट्स थे। एंड दूसरी बार मैंने उन्हीं को उसमें से मैंने उसको रिवाइज किया, एंड उसमें से मैंने वो चीजें निकाली जो मुझे रिवीजन करने के बाद भी मुझे भूल जा रही थी। तो दूसरी बार में मैंने 2 पेज के नोट्स बनाए। तो जब मैं फाइनल रिवीजन कर रही थी तो मैं वो जो एक 2 पेज के नोट्स मैंने बना रखे थे, मतलब सबसे बड़ा यूनिट तो आई थिंक यूनिट 1 ही होता है, तो जो मैंने एक 2 पेज के नोट्स बना रखे थे मैंने उसी को रिवाइज किया, क्योंकि बाकी की जो चीजें थी उसके लिए श्योर थी। तो और दूसरी चीज ये सर मैं कहना चाहूंगी कि मतलब जैसे यूनिट 1 पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट 1 मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है, जैसे मेरे साथ ऐसा था कि यूनिट 1 में मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी। तो मुझे हमेशा चीजें डाउटफुल रहती थी कि क्या है कैसे है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने बाकी यूनिट्स को स्ट्रॉन्ग किया, कि बाकी के जो यूनिट्स हैं उसमें तो कोई डाउटफुल ना रहे। और यूनिट 1 के लिए यूनिट 1 को मैं छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि आपने बोला था कि यूनिट 1 बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, बाकी किसी यूनिट को छोड़ दो, यूनिट 1 और 2 को नहीं छोड़ सकते। तो मैंने उसको छोड़ा नहीं था, लेकिन मैंने उससे ये काम किया था कि जैसे मैं जो भी चीजें हैं, जो भी थ्योरीज हैं, एटलीस्ट मैं उसकी जो बहुत बेसिक चीजें हैं जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं उसको करूँ। बहुत डीप में नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, जितना पॉसिबल हो पा रहा है बेसिक बेसिक चीजें उसमें से मैं क्लियर रखूं। उससे क्या होता है कि जैसे एक चीज होती है कि एजुकेटेड गेस, अगर मान लीजिए कि यूनिट 1 के ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए और बेसिक्स आपके क्लियर है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके क्वेश्चन सही हो जाए। एंड दूसरी चीज की सर यूनिट 1 में मैथ्स मेरा बहुत सही था, तो मैथ्स की कमांड हमेशा से मेरी रही है। हाँ, पेपर 1 में से आते हैं हाँ, आपके पास तो फिर से मैथ्स ने जी बताइए, कुछ कह रही थी। सर मैंने ये बोला कि मैथ्स ने मेरा काफी ज्यादा सपोर्ट किया। अच्छा, ठीक है। रितिका जी, आपने जो नोट्स अपने बनाए हैं
उनको किस तरीके से जो है बार बार क्या कितनी बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है? आपने पहले शायद बताया था, एक बार पॉइंट आउट किया था कि मैंने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया, तो क्या पेपर 1 के साथ भी मल्टीपल टाइम और पेपर 2 में भी कितनी बार आपने किस तरीके से रिवीजन किया? हाँ सर, रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक दो रिवीजन से काम नहीं चलने वाला। तो जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स होती थी उसको मैं मिनिमम 5 टाइम्स तो रिवाइज करना जरूरी हो जाता था है, क्योंकि अगर उसमें से, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते थे जो एक बार में नहीं समझ में आते थे, तो वो दूसरी तीसरी या फिर फोर्थ फिफ्थ टाइम पे आ जाते थे समझ में। इसलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स है उसको 5 टाइम्स रिवीजन जरूरी है। उसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें, तो अगर आप 3 टाइम्स पेपर 1 रिवाइज कर लेते हो ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन पेपर 2 के साथ ऐसा है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। तो मैं क्या करती थी कि पहले मैं डिटेल्ड नोट सारे पढ़ती थी, और फिर उस डिटेल्ड नोट्स के टॉपिक को रीराइट करती थी बुलेट पॉइंट्स में, कि अगर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं लिख लेती थी। एंड देन फिर एग्जाम के एक एग्जाम के 1 मंथ पहले की बात है, तो मैं उसको लिख लेती थी। अब फिर एग्जाम का टाइमिंग है, तो 2 बार मैंने उसको डिटेल्ड वाले नोट्स पढ़े थे, और उसके बाद 2 बार मैंने एंड टाइम पे क्रिस्पी नोट पढ़े थे, कि जो डिटेल में बुलेट पॉइंट्स लिखे थे वो पढ़े थे। तो उससे क्या होता है ना कि सब कुछ याद हो जाता है। उसके साथ ही मैंने एक चीज और की थी कि मैंने जितनी भी थ्योरीज थी, बुक्स थी, इन सबके ऑथर और जो राइटर्स थे, किसने दिया, कौन से ईयर में दिया, इसको अलग से लिख के पढ़ा, 2 बार 3 बार 10 टाइम्स पढ़ा। तो वो माइंड में थे, और एग्जाम में बहुत सारे आए भी थे राइटर्स और थ्योरीज, तो वो जरूर मतलब उसने मुझे बहुत हेल्प की थी। ठीक है। संजू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ये नोट्स की और रिवीजन की बात तो हो रही है, क्या आपको लगता है कि PYQ और MCQ एक मतलब कोई ऐसा इनकरेजिंग रोल प्ले करते हैं क्या? बहुत ज्यादा। जैसे आप जब भी पढ़ाते थे तो हमेशा PYQs के साथ कराते थे, तो उसके साथ साथ फिर मैं MCQs की प्रैक्टिस सेट भी लगाती थी। तो फिर जो करेक्ट ऑप्शन होता था, उसके अलावा जो 3 ऑप्शन होते थे ना, हमेशा उनको भी गूगल करती थी। अगर किसी बुक में मिल जाता तो छोटा सा नोट बना लेती थी। अगर नहीं मिलता था तो गूगल से 1-2 जगह पे वेरीफाई करके कि सोर्स सही है, फिर मैं छोटा सा नोट बना लेती थी डायरी में। और फिर जब आप क्लास लेते थे, उस टाइम पे पढ़ाते थे PDF, आप एक्सप्लेन करते थे उस MCQ को या PYQ को, सर आप हमेशा और ऑप्शन भी बताते थे, तो मैं वो हमेशा नोट कर लेती थी। और सर इसने मेरे को बहुत हेल्प किया रिवीजन के टाइम। तो मेरे को सर फिर डिटेल PDF नहीं पढ़नी पड़ी, मैं वो शॉर्ट नोट्स पढ़ती गई। उससे सर बाकी के और मेरे पॉइंट्स थे, और जो उतना सिलेबस में नहीं था, फिर भी वो टॉपिक जो इर्द गिर्द थे हमारे सिलेबस के, वो मेरे ऐसे ऐसे कवर हो गए। तो सर बड़ा हेल्पफुल रहा ये। ओके ओके। अच्छा नलिनी जी, आप जैसे आपने देखा, आपको क्या लगता है कि MCQ और PYQ कितना हद तक मतलब हेल्पफुल रहते हैं, या रहते भी या नहीं रहते? सर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि जो PYQs होते हैं उन्हीं से हमें ये पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होने वाला है। एंड आपके जितने नोट्स थे, मतलब पूरी की पूरी स्टडी जितनी आपके साथ करी थी हम लोगों ने, वो पूरे PYQ बेस्ड थे, कि मतलब PYQ के बेसिस पे कि कैसे कैसे वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आता जाता है। और हम लोग टॉपिक पढ़ते थे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते थे। तो वहीं से हमने सीखा था कि हम पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे एंड देन क्वेश्चंस करेंगे। तब जाके हमें ये पता चलेगा कि अगर हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो ठीक है, हमने ठीक ट्रैक पे हमने पढ़ाई करी है। अदरवाइज तो फिर अगर हम क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट हमारे कितने भी क्लियर हो तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है उन सारी चीजों का। और सर जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ऑथर्स के नाम, बुक्स के नाम एंड उनके आर्टिकल्स, उनकी रिसर्चेज हो, तो इसके लिए मैं क्या किया करती थी कि जैसे मैं अपना बताऊं कि मैं किचन में काम कर रही हूँ, तो मैंने एक वो लिया था, एक मैंने एग्जाम पैड लिया था, एग्जाम बोर्ड जो होता है वो जी। व्हाइट कलर का मैंने ले रखा था, वो सनमाइका वाला, और उससे मैं लिख दिया करती थी स्केच पेन से, और मैं अपना खाना बनाया करती थी और साथ में उसको रिवाइज भी किया करती थी। क्या बात। तो ये इससे एक बार आप रिवीजन कर लिया, फिर आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, यानी जो फैक्चुअल डेटा हाँ है सर। और जो कंसेप्चुअल डेटा है, कंसेप्चुअल मतलब जो भी आपके क्लैरिटी होनी चाहिए, उसको आपने अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रखा है कि हाँ मैं फैक्चुअल डेटा को बार बार पढ़ूंगी, और ये जो कंसेप्चुअल डेटा है वो हम कई बार भी उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन फैक्चुअल डेटा को बार बार पढ़ेंगे। यही ठीक है। यस सर। अच्छा,
मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, आप लोगों का क्या है? रितिका जी, आपको क्या लगता है कितने देर पढ़ना चाहिए जेआरएफ के लिए? आप तो वर्किंग भी शायद सर रही है ना? हाँ, स्टार्टिंग में थी, पर फिर मुझे एंड टाइम पे मुझे लगा कि शायद अभी मुझे जॉब को स्किप करके पूरा फोकस स्टडी पे करना चाहिए। हम्म। हाँ, ये तो मैंने एग्जाम से पहले जॉब करी थी सर। कितना दिन देखिए, पहले अगर आपने टाइम की बात करें, एग्जाम से कितना दिन पहले आपने जॉब जो है ड्रॉप कर दिया था? सर एग्जाम तो थे हमारे नवंबर में आई थिंक, तो मैंने सितंबर के आसपास जो है क्विट कर दिया था कि अच्छा, 2 क्योंकि महीने पहले आप। हो नहीं पा रही थी। हाँ, हो नहीं पा रही थी, तो मैंने इसको क्विट कर दिया था। अच्छा, जब और जॉब में बात थी तो फिर आप कितना देर तक टाइम दे पाती थी? सर वो फिर मोस्टली फिर मैं क्लास पे ही ध्यान देती थी, मैं इतना पढ़ नहीं पाती थी। सुबह उठ के थोड़ा सा 2 घंटे का रिवीजन करती थी, बट उसके बाद फिर जॉब पे जाना, और उसके बाद अगर वर्क फ्रॉम है होम है तो भी काम काफी होता था। उसके बाद शाम को 2-3 घंटे ही दे पाती थी, मोस्टली मैं क्लास ही कर पाती थी। इसलिए था कि मतलब हो नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अभी क्विट करना ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, तो मैंने क्विट किया, फिर मैंने अच्छे से फोकस किया, 8 to 10 आवर्स दिए। मोस्टली पेपर 2 को दिए थे, क्योंकि मेरा पेपर 2 काफी वीक था, मुझे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो फर्स्ट पेपर मेरा पहले से ही प्रिपेयर था, तो मैंने उसमें 2-2.5 घंटे से ज्यादा नहीं दिए, बस रिवीजन करती जा रही थी। और सेकंड पेपर को मैं कोशिश करती थी कि अगर रिवाइज करी तो 1 यूनिट का हाफ पोर्शन तो मैं आज एक ही दिन में कंप्लीट कर लूं रिवाइज करके। तो उसको काफी, और उसके साथ ही पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट भी देती थी, क्योंकि वो तो पता चलता था कि कितनी तैयारी हुई है, बट एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता था कि चलो हम अभी इतने मार्क्स आ रहे हैं, मतलब पढ़ाई भी सही चल रही है। तो बस मार्क्स यही अगर चलता ज्यादा आ था गए तो मतलब ये है कि टाइम पे। पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है, बढ़िया है, मतलब वो जो है पीवाईक्यू और एमसीक्यू आप कर रहे हैं। हाँ, और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा था कि हाँ, आई कैन डू इट। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। वेरी गुड। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितना समय डिवोट करना चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 को, और फिर जैसे आपने रितिका जी ने कहा उस रेफरेंस में आपको क्या कहते? सर मैंने 8 to 10 आवर्स दिए। सर मैंने भी ज़्यादा मेरा टाइम सेकंड पेपर को दिया, क्योंकि जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मेरा, तो उसमें सर मेरे कम मार्क्स आए थे बहुत सेकंड पेपर में। और फर्स्ट पेपर में 1 साल से रेगुलर क्लास में सर अगर इतना टाइम नहीं दे पाती थी, मैं तो पेपर 1 की क्लास तो लेती ही थी। चाहे एक क्लास ही ले पाऊँ, बट मैं सर रोज क्लास लेती थी। तो सर मैं 2 घंटे मैंने देती थी, सुबह पढ़ती थी, एक दिन पढ़ती थी 2 यूनिट, फिर नेक्स्ट डे पढ़ती थी दूसरी 2 यूनिट, और नेक्स्ट डे पढ़ती थी दूसरी 2 यूनिट, क्योंकि 6 थ्योरेटिकल यूनिट्स होती है फर्स्ट पेपर में। सर ऐसा करती थी, और प्रैक्टिस में रात को करती थी आधे घंटे, जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन है या फिर डीआई है। और सर मैं कम से कम 4 से 5 घंटे अपने देती थी सेकंड पेपर में। उसमें भी मैंने यूनिट वाइज बाइफिकेट कर लिया था कि इतने यूनिट ये। बट सर मैं पीवाईक्यू जरूर लगाती थी, आपके वीडियोस देखती थी पीवाईक्यूज, और बाकी सर डाउनलोडेड थे जो पीवाईक्यूज के सेट्स, वो करके तो सर उससे प्रैक्टिस हो जाती थी, और एक आइडिया मिल जाता था कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और थोड़ा नॉलेज और बढ़ जाती थी बाकी टॉपिक्स की। बहुत अच्छा। तो देखिए, अभी मैं नलिनी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो इतना, जाहिर सी बात है आप लोगों की हर 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 एक जो आप लोग हैं, हर एक व्यक्ति की जो स्टोरी है बहुत इंस्पायरिंग है ना? मैं आई एम वेरी श्योर एनफ कि जो आने वाले जो लर्नर होंगे, जो सुनेंगे आपके इस हम लोग की जो चर्चा को, तो वो जाहिर सी बात है इससे इंस्पिरेशन लेंगे और प्रेरणा लेंगे। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा वो मैसेज है जो आपको आगे बनाए रखा, मतलब अपने गोल पे टिकाए रखा, और क्या मैसेज देना चाहती हैं आप लर्नर्स को जो भी आने वाले समय में हमारे वीडियो को देखेंगे? सर मेरी सर तरफ मैं से ये कि बी मैसेज देना कंसिस्टेंट। अच्छा नलिनी ठीक है, जी। आप बोलो। सर मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं अपने जो हमें देखें और अगर उन्हें कुछ अच्छा लगे मेरे अंदर, तो उन्हें ये चीज फॉलो करनी चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ स्टडी करने वाले जो आपके साथ वाले हैं, उन्हें छोड़ के कभी आगे मत बढ़ना, क्योंकि उन्हें छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते। सबको साथ लेके अगर आप आगे बढ़ोगे तो ही आपकी अचीवमेंट होती है एक्चुअली में। क्योंकि हो सकता है कि आपका जो सपोर्ट है वो किसी को आगे बढ़ने में मदद करे, तो वो बहुत अच्छा होता है। एंड दूसरी चीज ये सर कि ऐसा नहीं है कि जॉब करने वाले जेआरएफ नहीं क्रैक कर सकते, क्योंकि मैं अपना बताऊं, मैंने केवल एग्जाम से 15 दिन पहले अपनी जॉब छोड़ी थी।
एंड लास्ट टाइम में एग्जाम इतनी बार पोस्टपोन हुआ था और मुझे लगा कि नहीं मेरा नहीं हो पा रहा है बिना जॉब के। एंड एग्जाम से जस्ट मतलब 4 या 5 दिन पहले मैंने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि बिना जॉब के वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। एंड फिर बीच में मैं एग्जाम देने गई थी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब दिक्कतें होती हैं लेकिन उनको मैनेज करना जरूरी होता है, और घंटे मैटर नहीं करते। बिल्कुल। पढ़ाई के लिए तो घंटे मैटर नहीं करते। नलिनी जी कह रहे हैं कि स्टडी ग्रुप बहुत हेल्पफुल रहता है, एक दूसरे से कोलैबोरेटिव होकर सीखना बहुत अच्छा है। हाँ संजू जी आप कुछ कह रही थी, थोड़ा शॉर्ट में कहिएगा। जी सर। सर मेरा ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो खुद का सर एक ज़ील आएगा, अपने आप कंसिस्टेंसी रहेगी तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, और अपने आप सर आपके जितने भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं हम वो कंसिस्टेंसी के साथ हम उनको अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं सर। बस कंसिस्टेंसी रहेगी तो सर कंसिस्टेंसी ने मेरे को बहुत मोटिवेटेड रखा। मेरी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल थी, कुछ भी थी सर, मैंने उसको प्रायर रख के अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करी थी सर। वो मेरे लिए सबसे जरूरी था और बाकी सब में से भी होगा। बहुत अच्छा, बेहतर। आप सभी लोगों के सामने जो आप देख रहे हैं कि ये जेआरएफ स्कोर है ना, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं आप लोगों ने जेआरएफ के लिए। अच्छा मैं फिर से आता हूँ रितिका जी आपके ऊपर कि आप क्या एक सिंगल मैसेज जो है वो देना चाहती हैं कि ताकि लोगों को फायदा हो कि हाँ कि इन बातों पे अगर वो टिके रहे तो जेआरएफ को क्रैक करने में आसानी होगी। मैं सबको बस यही बोलना चाहूंगी कि एक गोल बना के चलना है और उस पे बस रहना है। कभी बहुत बार ऐसा होगा कि पढ़ने में मन नहीं लगेगा और लगेगा कि आज स्किप कर देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल कोई मत करना, क्योंकि वो फिर 1 से 2 दिन, 2 से 4 दिन हो जाता है। तो अगर नहीं मन लग रहा है पढ़ने में तो आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लो, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहो। कम पढ़ो लेकिन कंसिस्टेंट रहो। तो एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। और डिप्रेशन हो तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम दो सेल्फ को, हाँ सेल्फ हील करो, और उसके बाद फिर से लग जाओ पढ़ाई पे। थोड़े से मोटिवेशन लो, गाने सुन सकते हैं, पोएम सुन सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर से लग जाना है। एक बना के रखना है कि हाँ बस करना है, और हो भी जाएगा। वेरी गुड। संजू जी आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करती हैं जब ऐसा कुछ हो तो? सर मैं थोड़ा सा ब्रेक देती हूँ खुद को, इतना भी नहीं कि पढ़ाई छोड़ दो, बस थोड़ा सा ब्रेक। अपने गोल्स को वापस रियलाइज करो कि हाँ क्या सोचा है, क्या करना है। तो सर जब हम खुद सोचते हैं कि हमें क्या करना है तो अपने आप इंस्पिरेशन देता है कि बिल्कुल। कहाँ से शुरू किया था, कहाँ तक आ गए, तो अब पीछे नहीं हटना है, क्योंकि सर इतना मेहनत यानी करना आप 3-3 महीने। अपने गोल को हमेशा याद करते रहें कि मैं इस गोल को अचीव कर लूंगा या कर लूंगी तो मुझे क्या एक अच्छी चीजें हासिल होने वाली है। तो ये मैंने बहुत सोच बहुत के अच्छा रहा गोल आप लोगों बनाया के है साथ तो उन इंटरेक्शन। लोगों को याद कर लो, बस सर हो जाता आप है लोगों के अपने आप। साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा है। थैंक यू एवरीवन। और आप लोगों के लिए थैंक यू बहुत सर। सारी थैंक यू मेरे सर। लिए मेरे तरफ से प्रार्थना भी है। भविष्य बहुत अच्छा, जाहिर सी बात है होगा, क्योंकि जब संघर्ष हम करते हैं तो संघर्ष में एक बात छिपी रहती है कि वो आपको बिल्कुल एक नए उजाले दौर की तरफ लेके जाएगी। तो इसी आशाओं के साथ हम लोग इस जो अभी सेशन है इसको स्टॉप करते हैं। नलिनी जी अगर आप कुछ कहना चाह रही हैं तो कहिए। कुछ कह रही थी क्या? सर मैं ये कह रही थी कि मोटिवेशन सुनने में अच्छा लगता है कि